अस्सलाम वालेकुम। बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वाला। और इसके अंदर ना हम लोग अब रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब होता है कि ग्लाइकोलाइसिस को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है कि वो ज़्यादा हमें ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस स्पीड अप करवाना है या उसको अब रोक देना है, तो करवाते रहना है या रोक देना, उसको कहते हैं हम लोग रेगुलेशन। ठीक है, अब रेगुलेशन जो होती है ना वो किसी प्रोसेस की उसके एंजाइम के थ्रू होती है। तो एंजाइम हम लोग पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस के। ठीक है, तो 3 जो है रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के। एक होता है हेक्सोकाइनेस या उसके साथ साथ ग्लूकोकाइनेस जो हो गया। ठीक है, ये एंजाइम होता है। और उसके अलावा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है और उसके अलावा जो होता है पायरुवेट काइनेज होता है। तो वो 3 एंजाइम्स जो कि हमारे इरिवर्सिबल एंजाइम्स होते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस के, काइनेज एंजाइम्स। ठीक है, मैंने बताया था कि 4 काइनेज होते हैं जिनमें से एक रेयर रिवर्सिबल एंजाइम होता है। ठीक है, क्योंकि काइनेज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल एंजाइम्स ही होते हैं, बस सिर्फ एक होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, तो वो रेयर होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मतलब रिवर्सिबल होता है, तो दैट इज़ रेयर। बाकी 3 होते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, अब हेक्सोकाइनेज का बताया हुआ है। तो रेगुलेशन जो होती है ना वो ये होता है कि एक होता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इनहिबिशन होती है, यानी जो हमारी सबस्ट्रेट थी वो जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई, अब वो प्रोडक्ट ही रोक रहा है एंजाइम को। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनती जा रही है, तो इसलिए प्रोडक्ट रोक देती है एंजाइम को कि बस अब ज़रूरत नहीं है। तो एक होता है फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू जो है ना मैकेनिज्म के थ्रू इनहिबिशन होती है। तो हेक्सोकाइनेज की दिखाई हुई है हेक्सोकाइनेज, इसकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ये जो है ना इनहेबिट करता है हेक्सोकाइनेज को। और देखा जाए तो हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ही बनवाता है, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक फीडबैक इनहिबिशन होगी। फिर ये है कि प्रोडक्ट इनहिबिशन होती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोडक्ट इनहिबिशन। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ ये है कि हेक्सोकाइनेज की तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हो गई कि भाई जो हेक्सोकाइनेज ने जिसको बनवाया उसने ही इसे इनहिबिट कर दिया। दूसरा लिखा हुआ है ग्लूकोकाइनेज का, तो ग्लूकोकाइनेज का मैंने आपको बताया था कि इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट नहीं करता। ठीक है, तो अब ग्लूकोकाइनेज का बताया हुआ है कि ये एक इंड्यूसिबल एंजाइम है। ठीक है, इसे इंड्यूस कौन करता है? इसे इंड्यूस करता है ग्लूकोज खुद। अगर ग्लूकोज बहुत वाफर मिकदार के अंदर मौजूद है ब्लड के अंदर, तो वो ग्लूकोज कहेगा कि मुझे स्टोर कर लिया जाए, तो तब ग्लूकोकाइनेज जो है लिवर के अंदर ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और वही बात है कि जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगा तो इंसुलिन की बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी और इंसुलिन इसको इंड्यूस करेगा। तो ठीक है, तो ये एंजाइम खुद से एक्टिविटी नहीं करता। ये एंजाइम तभी एक्टिविटी करता है जब ग्लूकोज की वाफर मिकदार होगी तो इंसुलिन एक्टिव होगी। इंसुलिन एक्टिव होगी तो वो जो है सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री बढ़ाएगी, लिवर के अंदर बढ़ेगी, और फिर लिवर में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो वहाँ ग्लूकोकाइनेज इंड्यूस होगा और ग्लूकोकाइनेज एक्टिविटी करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये सेकेंड एंजाइम होता है। ठीक है, ये हमें पता है किस स्टेप के ऊपर होता है ये, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है, रेगुलेटरी एंजाइम। क्यों? क्योंकि ये रेट लिमिटिंग स्टेप को कमिट करता है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की अगर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज़्यादा होगा, और अगर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी कम हुई है तो ग्लाइकोलाइसिस कम होगा। तो ये रेट लिमिटिंग है, यानी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्लाइकोलाइसिस कितनी होगी। ठीक है, अब बताया हुआ है कि ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। एलोस्टेरिक एंजाइम का मतलब ये होता है वो एंजाइम्स जिनके ऊपर एक्टिव साइट के अलावा कोई और ऐसी साइट हो जहाँ से कोई ना कोई फैक्टर आके लगे और वो या तो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दे या फिर कम कर दे। तो एलोस्टेरिक एंजाइम के ऊपर जगह होती है एक्टिव साइट के अलावा जिसके ऊपर या तो एलोस्टेरिक इफेक्टर लगता है। अगर इफेक्टर लगेगा तो वो क्या करेगा? एक एक्टिवेटर लगता है। ठीक है, एक्टिवेटर लगेगा तो वो एक्टिविटी को बढ़ा देगा, और इफेक्टर लगेगा। ठीक है, तो इफेक्टर के अंदर ना 2 टाइप्स आ जाती हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखें, एलोस्टेरिक एंजाइम है, उसके अंदर ना एलोस्टेरिक इफेक्टर्स लगते हैं। अब इफेक्टर में ना 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक इनहेबिटर्स लगेंगे, अगर इनहेबिटर लगेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर एक्टिवेटर लगेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब इनहेबिटर बताया हुआ है एलोस्टेरिक एंजाइम के अंदर के एटीपी, सिट्रेट और एच आयंस। ठीक है, एक बताया हुआ है एंजाइम हमेशा पीएच स्पेसिफिक होते हैं। तो ये एंजाइम जो है ये लो पीएच के अंदर काम नहीं करता, तो लो पीएच जो है या अगर एच आयंस बढ़ रहे हैं तो ये इसका इनहिबिटर हो जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरे एटीपी और सिट्रेट बताया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा बारीकी से देखें ना तो एटीपी और सिट्रेट जो है ना वो इस एंजाइम के प्रोडक्ट्स हैं। देखें, एटीपी कब बनता है? जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो एटीपी बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस को ये वाला एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज़ करवाता है। तो यानी ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी बन रही है तो एटीपी को भी इंक्रीज़ करवाएगा, तो एटीपी इसकी प्रोडक्ट हुई, और इसीलिए एटीपी इस पे सब मतलब फीडबैक इनहिबिशन डाल रही है। अगर एटीपी बढ़ेगी तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि ये ग्लाइकोलाइसिस को तेज़ करवा के उसके ज़रिए एटीपी को बनवाए। तो एटीपी ने इनहिबिटरी इफेक्ट डाला, प्रोडक्ट इनहिबिशन। और उसके अलावा सिट्रेट भी इसका एक प्रोडक्ट ही है ना। देखें,
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज अगर एक्टिविटी बढ़ाएगा तो पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट बनेगा तो उससे एसिटाइल कोएंजाइम है, और एसिटाइल कोएंजाइम में से सिट्रेट बनेगा क्रैब साइकिल में। तो टिपिकली तो सिट्रेट जो है वो इसकी सब प्रोडक्ट है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की। तो इन दोनों को हम लोग याद करने के हिसाब से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों तो इसकी प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स तो प्रोडक्ट इनहिबिशन करती हैं, तो ये इनहिबिशन होगी। बाकी लो पीएच को हम लोग स्पेसिफाई कर लेंगे, पीएच स्पेसिफिक समझ लेंगे हम इसे। दूसरी बात बताई हुई है एक्टिवेटर्स के बारे में। तो एक्टिवेटर्स के अंदर बताया हुआ है एडीपी और एएमपी सबसे पहले। तो एडीपी और एएमपी तो हम समझ सकते हैं कि ये वाला एंजाइम जो है ये क्या करवाता है, ये एडीपी से एटीपी बनवाता है। अगर एडीपी और एएमपी बने हुए हैं, बढ़े हुए हैं, तो एडीपी और एएमपी इसको फोर्स करेंगे कि हमें एटीपी में कन्वर्ट करवाओ, तो ये इसके एक्टिवेटर्स हुए। ठीक हो गया। दूसरी बात है फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। अच्छा, अब ये ना ये मतलब हमारा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, लेकिन अभी हमने इसे पढ़ा नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है और कैसे एक्टिवेट करता है। यहाँ भी लिखा हुआ है रोल ऑफ फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट इन ग्लाइकोलाइसिस, ये लिखा हो सारा। अब ये मैं आपको ना थोड़ा सा अपना वाला एक मैंने फिगर बनाई हुई है, बल्कि एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट से मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ देखें आप लोग। तो ये है हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ा। ये ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स हैं, आप याद कर लीजिएगा। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, बाइफॉस्फेट बनता है, और एंजाइम यूज होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 यूज होता है। अब ये वाला स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, इस स्टेप को ना मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। मैंने अलग करके इसे बनाया हुआ था। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। ये रहा, ये तो वही स्टेप है, एटीपी का यूज़ होता है। लेकिन क्या होता है ना कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से एक कंपाउंड बनता है फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। अब इसमें आप देखें कि फ़र्क क्या है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी 6 नंबर कार्बन पे एक फॉस्फेट था, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड हुआ, तभी हमने यहाँ एटीपी को दिखाया। एटीपी ने एक फॉस्फेट इसमें ऐड करवा दिया 1 पोजीशन पे, 6 के साथ साथ 1 पोजीशन पे भी आ गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि PFK यानी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 एंजाइम, ये एंजाइम था, इसने क्या किया, इसने भी फॉस्फोराइलेशन करवाई है कि एटीपी को इस्तेमाल किया और फॉस्फेट करवाया। लेकिन कौन सी पोजीशन पे करवाया, सेकंड नंबर पोजीशन पे करवाया। ठीक है, तो 1 की जगह पे सेकंड नंबर। अब ये एक अलग कंपाउंड बन गया, ये एक अलग कंपाउंड बना हुआ है। तो अब क्या ज़रूरत पड़ी कि ये हमें कंपाउंड बनाना पड़ा, और फिर इस कंपाउंड को तोड़कर देखें फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेटेज, यानी इसमें से एक फॉस्फेट को निकाल के हमने फिर से एटीपी को बनवा लिया, यानी एडीपी आके अब एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी एक फॉस्फेट लेकर, और फिर से हमने इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा दिया। यानी पहले फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट बनवाया, फिर फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट को तोड़कर वापस से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनवाया। ठीक है, अब क्या फ़ायदा हुआ इसका, ये हमने बीच से ये स्टेप क्यों किया आखिर। ठीक है, ये वो हमें कंपाउंड भी मिल गया जो हमें लिखा होता है रोल ऑफ फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि देखें पहले ग्लाइकोलाइसिस चल रही थी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन रहा था, तो ये वाला स्टेप है, लेकिन ये थोड़ा स्लो है। अब क्या हुआ, हमें ग्लाइकोलाइसिस तेज़ करवानी है, हमें बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत चाहिए, तो एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब एनर्जी कैसे मिलेगी, ग्लाइकोलाइसिस अपने जिस नॉर्मल रेट पे चल रही है ना वो कम है, उससे हमें कम एनर्जी मिल रही है, हमें उससे भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, बॉडी के अंदर के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पहले फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो कंपाउंड है ना ये बहुत ज़्यादा एक्टिव करवाता है फ्रक्टोज PFK 1 एंजाइम को, मतलब ये इसको बहुत ज़्यादा एक्टिव करवाता है, इसकी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवाता है। तो PFK 1 की एक्टिविटी फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवाता है, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट बनवाते हैं। ठीक हो गया, तो यही चीज़ यहाँ बताई हुई है। तो फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट जो है वो क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी फैक्टर होता है, एक्टिवेटर होता है, और ये क्या करता है PFK 1 की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है और ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा देता है लिवर में। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस बढ़ गई। फिर उसके बाद ये है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ही फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट बनता है, और एंजाइम यूज होता है PFK 2। और फिर उसके बाद ये बताया हुआ है कि ये फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट है ना, ये टूटता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेटेज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब बताया हुआ है कि देखें दो एंजाइम्स है PFK 2 और फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेटेज, ये एंजाइम्स दो दिख रहे हैं हमें यहाँ पे बाहर, लेकिन असल में क्या होता है ना कि ये एक ही एंजाइम होता है। ठीक है, ये एक ही एंजाइम है
ये में से सॉरी गलत बन गया, एक ये एक्टिव साइट हो गई और एक ये एक्टिव साइट होगी, दो एक्टिव साइट। एक एंजाइम पे दो एक्टिव साइट होती हैं, तो एक एंजाइम दो एक्टिविटीज़ करता है, एक फॉस्फोराइलेशन वाली और एक डीफॉस्फोराइलेशन वाली। तो इसे हम कहते हैं कि ये एक बायफंक्शनल एंजाइम है, ठीक है। ये सिंगल एंजाइम है, बायफंक्शनल एंजाइम है। बाकी इससे आगे मैं आपको आगे समझाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।